तारा साहब बताइएगा, आज वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, किन उमूर पर बात हुई है, इस वक्त ऐसी क्या मामलात हैं जिन पर गौर किया जा रहा है, और कल कौमी सलामती कमेटी का अजलास भी होना है, अहम फैसले भी होने हैं। मैं तो जी लाला मूसा में हूँ अपनी कंस्टिट्यूंसी में। मुझे जरदारी साहब से कोई बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि उनके दरमियान आपस में कोई स्पेसिफिकली क्या गुफ्तगू हुई है। वैसे जब लीडर आपस में मिलते हैं तो इस वक्त मुल्क के जो कानूनी सूरत हाल है कंटेम्प्रेरी, उसी के ऊपर डिस्कशन हुई होगी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ क्या 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 पॉइंट डिस्कस हुए। अच्छा, अहम मईशत के हवाले से बड़ी जो 2022 है उसमें बात हुई, बड़े मामलात खराब रहे। अब आपको क्या आप हमें बता सकते हैं कि डार साहब ने क्या यकीन दहानी कराई है कि जो ज़र मुबादला कम है, पहले उन्होंने कहा था 1 माह में सऊदी अरब से IMF से डॉलर्स मिल जाएंगे, कोई यकीन दहानी कराई है, कोई डेडलाइन दी है, काबीना में कोई इस तरह से बात की है उन्होंने? जी यकीनन यकीन दहानी कराई है, और ये बात भी ज़हन में रखी है कि डार साहब जब से आए हैं उस वक्त से ये तबसरे चल रहे थे। डार साहब के आने के बाद डॉलर की कीमत भी स्टेबल हुई थी, पाक रुपीज स्ट्रेंथन हुआ था, लेकिन फिर कई मसाइल ऐसे हैं जो IMF के मुआहदे हैं, इमरान खान साहब करके गए थे, डार साहब ने तो आगे नहीं किए। उनके ऊपर अमल दरामद कराना हमारी एक मजबूरी थी, अगर नहीं कराते तो उसके अपने रिपरकशंस हैं। और जब से डार साहब आए हैं, ये उससे पहले से भी सऊदी अरब ने भी, IMF ने भी, चाइना ने भी, दुबई ने भी, बहुत सारे मुसलमान मुल्कों ने और दोस्त मुल्कों ने हमें इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो डार साहब ने कोई हवा में तो नहीं उड़ाई, वो ऑन ग्राउंड बातें कर रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं अब वो एक खतरनाक हद तक आ चुके हैं कायरा साहब, तो अब मजीद यकीन दहानी, कोई डेडलाइन, कोई तारीख बता दी कि इस तारीख तक कुछ बेहतरी हो जाएगी, कुछ डॉलर्स मिल जाएंगे, IMF से मामलात बेहतर हो जाएंगे? देखिए ना, ये मैंने और आपने तो करने नहीं है, और मुझे आपको यकीनन परेशानी जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए। जब मुल्क का वजीर खजाना ये बात तसल्ली करके कह रहा है, सीना ठोक के कह रहा है कि ये ऐसा नहीं होगा, तो हमें भी सोचना चाहिए कि ये जो गुफ्तगू बार बार मीडिया के अंदर हो रही है, और इमरान खान साहब और कुछ और हमारे सियासी लीडर फर्ज करें हालात इतने ही संजीदा हैं, ये बात दुरुस्त है कि हालात मुश्किल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई डिफॉल्ट वाली कैफियत नहीं है। इसके बावजूद डिफॉल्ट पे बहस करना, इसके बावजूद डिफॉल्ट की बातें करना, और इमरान खान का ये कहना कि हफ्ते बाद डिफॉल्ट और चौथे दिन डिफॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तो 3 अरब डॉलर तक भी आए थे, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया था? ये बातें करके हम क्या करना चाह रहे हैं? कौम में पैनिक फैलाना चाहते हैं ताकि लोग फौरी तौर पर बाइंग करें, लोग कभी गोल्ड खरीदें, कभी खुद खरीदें। मुश्किल हालात में लोगों यानी कि पैनिक है, इसमें हकीकत नहीं है। तो शब्बर जैदी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो इंडिया दे रहे हैं, उसको आप किस तनाजुर में देखें? मैंने कहा कि हालात यकीनन सख्त हैं, लेकिन इस बहस करके, इमरान खान साहब तबसरे करके, पाकिस्तान के डिफॉल्ट के नारे लगा के क्या करना चाहते हैं? क्या इससे मुल्क स्टेबलाइज हो जाएगा या और ज्यादा पैनिक होगा? मैंने ये कहा है, अब सवाल कीजिए। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जरा बता दें, MQM से मामलात क्यों खटाई में पड़ गए, और खासतौर पे पीपल्स पार्टी से बड़ी शिकायतें हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला जारी है, तो आज अयाज सादिक भी पहुंच रहे हैं वजीर आजम की हिदायत पे, तो ये मामला हल हो जाएगा कायरा साहब? देखिए जी, बड़े इत्तेहादों के अंदर ये मसाइल तो पैदा होते रहते हैं। वो एक MQM अपने तौर पे इकट्ठे हो रही है, हमें बड़ी खुशी है कि कौमी जमातों का इकट्ठा होना ये एक नेक शुगुन है। और उसके अलावा MQM की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, उनको हमसे भी गिले हैं, उनको पिछली हुकूमत से भी गिले थे, हमें भी हैं, लेकिन उनसे जो प्रॉमिसेस किए गए थे, गवर्नर साहब उनके बना दिए गए, इलेक्शन बिल्कुल हो रहे हैं। उनका एक बड़ा तकाजा और मुतालबा था कि जी मर्दमशुमारी कराई जाए अगले इंतखाब से कबल, वो भी जारी है। मजीद जो मुतालबे होंगे उसके ऊपर, क्योंकि सबने वहाँ पॉलिटिक्स करनी है, अपनी अपनी वहाँ पे ग्राउंड मौजूद हैं, खाली डायलॉग और गुफ्तगू तो करनी नहीं है, तो उसके हवाले से कभी न कभी कोई ना कोई तनाव पैदा होता रहता है, और फिर उसको रैशनली बैठ के हल भी कर लिया जाता है, और वो होता रहेगा। डोंट वरी, आप परेशान ना हो। अच्छा, वो प्री पोल रिगिंग के इल्जाम लगा रहे थे, मैं परेशान नहीं हो रही, इल्जामात बड़े संगीन नौइयत के हैं कायरा साहब। तो बिल्कुल उनका हक है जी, वो संगीन हो या ना हो, उनके मामलात को ठीक कर लिया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, कौन सी प्री पोल रिगिंग का जिक्र है जी? अच्छा कायरा साहब, जरा ये कल सबने देखा कि ना इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन अदालती हुक्म के बावजूद नहीं हुए, और इससे तासुर ये उभरा कि अवामी नुमाइंदे अवाम का जो हक है वो देने से आरी हैं और अदालती अहकामात के बावजूद भी अमल दरामद नहीं हो रहा। कायरा साहब, तो ये तासुर तो अच्छा नहीं जा रहा अवाम में। हम कौन है जी? हम भी अवामी नुमाइंदे हैं। हुकूमत पीटीआई कौन है? अवामी नुमाइंदे हैं। हम किसका हक उसको नहीं दे रहे? अवामी नुमाइंदों का हक हम भी तो अवामी नुमाइंदे ही हैं। वहाँ पे एक सूरत हाल है, लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है, कराने चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है। लोकल बॉडीज के बगैर एक मुस्तहकम सियासी निजाम नहीं पनप सकता, ये बात भी दुरुस्त है, एग्रीड। अब वहाँ पे अगर हुकूमत ने या वहाँ की लोकल नीड्स के मुताबिक जो फैसला किया, ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था कि ताकि सीटें बढ़ गई होती, लेकिन वो लेट हुआ या जब शेड्यूल आ गया था। लेकिन पार्लियामान का इख्तियार तो महदूद नहीं हो जाता। अब सवाल यह है कि इसके ऊपर मामला अदालत में चला गया, अदालत ने एक ऐसा हुक्म दिया, अदालतों का एहतराम है, अदालतों के फैसलों के ऊपर बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तारीख के अंदर भी बहुत ऐसे फैसले हुए जिसने पाकिस्तान की तारीख का धारे बोड़ दिए, पाकिस्तान की इकानमी की बर्बादियां उतार दी। बहुत सारे दास्ताने हैं जिसमें बड़े आला। तो कायरा साहब, अदालत को मुतमईन भी नहीं कर सके ना? अब तहरीक इंसाफ ही कहती है। मैंने बात खत्म नहीं की प्लीज, कि वो तौहीन अदालत ईसीबी और हुकूमत के खिलाफ करवाएगी। मैंने बात अभी खत्म नहीं की, तो मैं अर्ज कर रहा था जी, कहिए कि अदालत का फैसला सर आंखों पे, लेकिन अगर अदालत का फैसला इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, शाम को अदालत फैसला करती है और एक ऐसा फैसला देती है कि जनाब आप ये अमल दरामद करें, और वो अमलन मुमकिन नहीं है, और इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, वो कहता है कि इतने शॉर्ट टाइम में ये मुमकिन नहीं है कि हम ये इलेक्शन करा सकें, तो ये अदालत की तौहीन नहीं है, बल्कि अदालत को खुद भी देखना चाहिए, और उससे बड़ी अदालत देख लेगी या उसका फुल कोर्ट देख लेगा कि क्या ये इम्प्लीमेंटेबल जजमेंट थी, ये फैसला था। अगर कोई काबिल अमल, ये फर्ज करे अदालत फैसला कर देती है कि हुकूमत के लोगों को अब परों के जरिए उड़ के जाना चाहिए, तो फैसला करने का तो इख्तियार अदालत के पास है, क्या ये अमल दरामद हो जाएगा? ठीक है कायरा साहब, बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है इमरान खान को और एक तरीके से वार्निंग दी है, इसकी क्या तशरीह करें? सियाको सबाक में इसकी क्या तशरीह की जानी चाहिए? क्या इमरान खान के लिए वाहिद बचत का रास्ता वही है जो बिलावल भुट्टो ने ऑफर कर रहे हैं? जी, वो कहते हैं ना जी, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। खान साहब सियासत के अंदर रहेंगे तो सियासत करेंगे। अगर सियासी अमल से अलग होते गए, हमने एक गलती की थी, 85 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, आज तक उसकी सजाएं भुगत रहे हैं। यही बात हम उन्हें कह रहे हैं कि सियासत कीजिए, सियासी अमल के अंदर रहिए, पार्लियामान के अंदर, असेंबलियों के अंदर आके अपना रोल अदा करें। ये बात उनको सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात उनको आला अदालतों ने भी कही, सुप्रीम कोर्ट ने कही, हाई कोर्ट ने कही, मीडिया ने कही कि आपको पार्लियामान के असेंबलियों के अंदर आके अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये तो तयशुदा बात है। कायरा साहब, जो बिलावल साहब का बयान है कि सहूलतकारी का सिलसिला टूट गया है इमरान खान का, और अब वो ये कहते हैं कि जो एक और जगह है वहां से अक्टूबर तक मामलात वो भी चले जाएंगे, तो ये धमकी है किसकी तरफ से? उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने तक का जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक और तनाज़ुर में बात की थी कि खान साहब को जहां से सपोर्ट मिलती थी वो सिलसिला खत्म हो गया, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये तो खुली बात है ना, इसमें कोई कौन सा मुहिम्मा है जो सॉल्व करना है? ये तो खुली हुई बात है। जहां से और खान साहब भी कहते हैं, खान साहब के साथी भी कहते हैं, सदर मुमलिकत ने भी कहा है कि उनको इमदाद होती थी। सो आपको भी पता है, जहां तक ताल्लुक गया है और कहां से होती थी, और भी कुछ जगहों से इमदाद मिलती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ सब इदारों को समझ आ गई है कि हमें इस अमल को दुरुस्त करने की जरूरत है। इन हालात में इस तरीकेकार के मुताबिक ये फैसला आगे चल नहीं पाएगा। इमरान खान को अब मजीद सपोर्ट उस तरह मिल नहीं पाएगी, क्योंकि खान साहब जो ख्वाब दिखाने थे वो दिखा चुके हैं। ये हमारा ख्याल है
کہ باقی اداروں کی طرف سے بھی اسی طرح اپنے آئینی رول کے اندر رہ کے کام کرنے کی بات کی جائے گی، یہ شاید انہوں نے کہا۔ اچھا، اعتماد کا ووٹ پنجاب میں ہونا ہے اور اس حوالے سے پوزیشن کیا ہے یہ بتا دیجیے گا، اور الزام تحریک انصاف لگا رہی ہے کہ ان کے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایم پی ایس کو نام بھی بتایا فواد چودھری نے، آج عمران خان نے بھی، ان الزامات کے جواب میں کیا پوزیشن ہے آپ کی پیپلز پارٹی کی؟ جھوٹ بولتے ہیں عمران خان بھی اور فواد چودھری بھی، ایک طرف کہتے ہیں ہمارے ممبر پورے ہیں، ہم اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب لاہور آئے تو ان پہ الزام لگ گئے، اب ووٹ اپنے پاس نہیں ہے، لوگ اپنے سے ناراض ہیں، رویے اپنے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور الزام مخالفوں پہ کہ ووٹ خرید رہے ہیں، خریدیں گے نہیں، ان کو تو لوگ خود چھوڑ کے جا چکے تھے۔ کیا راجہ ریاض صاحب کو نے ووٹ خریدے تھے؟ کیا راجہ ریاض صاحب 6 مہینے 8 مہینے پہلے ان کو چھوڑ کے نہیں جا چکے تھے؟ کیا باقی لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں وہ خان صاحب کو پہلے چھوڑ کے نہیں جا چکے تھے؟ ان کی جماعت کا فاشسٹ رویہ خود ان کے لوگوں کو ان سے ہٹ کے فیصلے کرنے کی بات کر رہا ہے، ان سے ناراض ہے۔ پاکستان کی سیاست میں این آر اوز کا بہت ذکر ہوتا ہے اور آپ لوگ اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، حکومت اتحاد کا حصہ ہے، تو جاوید چودھری صاحب نے ایک ملاقات کا ذکر کیا اپنے کالم میں، وہی کہتے ہیں 2 این آر اوز کا ذکر کرتے ہیں ایک مبینہ طور پر آصف علی زرداری کو ملا اور یہی وجہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے۔ دوسرا کس کو ملا؟ آصف علی زرداری صاحب کو، پہلا عمران خان صاحب کو۔ آپ دونوں کا بتائیے نا، میرے علم میں تو نہیں ہے جی کس این آر او کا ذکر کر رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب تو عدالتوں سے اپنے فیصلے کرائے ہیں، عدالتوں کے ذریعے وہ آگے بڑھے ہیں، اور جس ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے اس رویے سے جو اس وقت عباسی صاحب نے اختیار کیا تھا، اس رویے سے جو انتہائی انسلٹیو تھا، ہم نے احتجاجاً الگ ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا اپنے الفاظ واپس لیں، اس پہ معذرت کریں، ہم ساتھ ہیں۔ انہوں نے نہیں کی، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہماری انسلٹ کرے، لیکن پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے بعد پھر بھی ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم چھوڑ گئے ہیں، پھر بھی ہم اس حکومت کا حصہ ہیں، اس احتجاج کا بھی حصہ تھے۔ ہم فارمل اس اسٹرکچر کا حصہ نہیں رہے جس کے جنرل سیکرٹری نے ہماری انسلٹ کی۔